बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज के टॉपिक में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले हमें मोशन के हवाले से लॉज दिए, मोशन के हवाले से कुछ कानून बताए जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज विच आर आइथर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उन बॉडीज पे अप्लाई होगा जो या तो रेस्ट पर हों या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हों। कोई भी ऐसी बॉडी जो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके ऊपर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। This part of law is true as we observe that objects do not move by themselves unless someone moves them. ये जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का पार्ट है, ये कहाँ पर अप्लाई होता है? उन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है जो मूव खुद ब खुद नहीं करते जब तक कि उनके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टेबल के ऊपर एक बुक है तो वो बुक टेबल के ऊपर उस वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उस बुक को वहां से उठा नहीं लेते। तो ये क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसी तरह अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। हमने जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया वो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में था जो रेस्ट में थे, जैसा कि बुक लाइंग ऑन टेबल। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि अगर कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ, वो खुद ब खुद स्टॉप नहीं हो सकता, उसके ऊपर भी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। ए बॉल रोल्ड ऑन ए रफ ग्राउंड स्टॉप्स एयरलियर देन दैट रोल्ड ऑन ए स्मूथ ग्राउंड। कि एक बॉल है उसको हम एक रफ सरफेस पे रोल डाउन करते हैं और एक स्मूथ सरफेस पे रोल डाउन करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो रफ सरफेस पे बॉल रोल डाउन की गई है वो जल्दी रुक जाती है बनिस्बत उसके जो स्मूथ सरफेस पे रोल डाउन की जाए। इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज रफ सरफेसेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन। इसकी रीज़न ये है कि जो रफ सरफेस होती है वहाँ पे ग्राउंड और या सरफेस और उस बॉल के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है, और स्मूथ सरफेस और उस बॉल के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होती है। तो इस वजह से जो ग्राउंड पे बॉल रोल डाउन की जाएगी वो जल्दी रुक जाती है और स्मूथ सरफेस पे रोल डाउन की हुई बॉल जल्दी नहीं रुकती। इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप। यानी कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी तरीके से हम सरफेस और बॉल के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको ख़त्म कर दें कोई भी तरीका अप्लाई करके, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम सपोज कर लेते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो वो बॉल नहीं रुकेगी। उसके ऊपर आप जितनी फोर्स से हिट करेंगे उसको, वो उसी फोर्स से मूव करती रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी। थस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो क्या होगी? ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जो पिछली स्लाइड में डेफिनेशन बताई है वो जस्ट उन ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड है जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में हों, लेकिन जो कंप्लीट डेफिनेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वो ये है कि ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि कोई भी बॉडी वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की कोशिश करती है, वो स्टेट चाहे रेस्ट की हो चाहे यूनिफॉर्म मोशन की हो। वो स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट क्या कर देगा? अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा उस वक्त तक जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना कर दें या जो उसके ऊपर नेट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका सम जीरो हो।
स्टेटमेंट में दोबारा आपको समझा देता हूं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहेगी उस वक्त तक जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे अप्लाई हो रहा होता है। इस वजह से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन ए बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। एक बस के अंदर अगर आप खड़े हैं और बस अचानक से जो ड्राइवर है वो ब्रेक्स अप्लाई करता है तो आप क्या करते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं या आगे की तरफ आपको झटका लगता है। क्यों? इट इज बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन व्हाइल लोअर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज इन कांटेक्ट विद द बस स्टॉप विद इट, हेंस दे फॉल फॉरवर्ड। कि जो अपर पार्ट है वो बस के साथ साथ मूव करने की ट्राई करता है, ऑलरेडी मोशन में था, इनर्शिया की वजह से वो इनर्शियल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, यानी कि मूव कर रहा है तो मूव करने की ट्राई करेगा। जबकि जो लोअर पार्ट है वो क्या करता है, जब बस स्टॉप हुई तो वो भी बस के साथ स्टॉप कर गया। अब लोअर पार्ट स्टॉप कर गया, अपर पार्ट मूव करने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, हम आगे की तरफ धक्का खाते हैं। अब इसका ऑपोजिट कि अगर बस अचानक चल पड़े तो तब क्या होता है वो देखते हैं। अब ये आपको एक एनिमेशन दिखाई गई है। इस एनिमेशन में आप देखें कि ये खड़ा है और बस अचानक जब चलती है तो क्या होता है कि ये पीछे की तरफ झटका खाता है। तो इसकी रीज़न क्या है कि इसका बॉडी का निचला हिस्सा तो बस के साथ मूव कर गया, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा था वो क्या करता है, रेस्ट में रहने की ट्राई करता है। जो इनर्शियल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ट्राई करेगा, तो इसका अपर पार्ट रेस्ट में रहने की ट्राई करता है और नीचे वाला पार्ट बस के साथ मूव करने की ट्राई करता है, जिसके नतीजे के तौर पर क्या होता है कि ये बंदा पीछे की तरफ झटका खाता है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद सिचुएशंस व्हेन ए नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होगा जिसपे नेट फोर्स बॉडी पे अप्लाई हो रही हो, यानी कि किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स अप्लाई हो रही है तो क्या करेगा, वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा होगा। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. कि जब एक फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रही है तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस नेट फोर्स के। एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी और वो एक्सेलरेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मास के। अब जहां पर देख सकते हैं कि जहां पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब कम फोर्स अप्लाई की गई तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ और जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई की गई तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, जिसके नतीजे में ये बॉल क्या कर रही है, आपको ऊपर जाती हुई मूव होती हुई दिखाई देती है। तो ये बेसिकली एनिमेशन की मदद से एक्सेलरेशन का प्रोसीजर दिखाया गया है कि जब कम फोर्स अप्लाई की गई तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस हुआ और जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई की गई तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। तो अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। इफ ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ मास m, then we can state mathematically that a proportional to f। यानी कि अगर एक फोर्स f प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस करती है कि एक्सेलरेशन a किसी भी बॉडी में जिसका मास m है, तो वो क्या होगा, मैथमेटिकली a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स f के। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। और दूसरे पार्ट में हमने क्या बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। a
प्रोपोर्शनल टू 1/m। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा A प्रोपोर्शनल टू F/m। m इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा ma के। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो F इक्वल टू KMA हो जाएगा। इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ K कम्स आउट टू बी 1, थस इक्वेशन बिकम्स F इक्वल टू MA। यानी कि SI यूनिट्स में जो K की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो उसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है वो F इक्वल टू MA होगी। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो SI यूनिट है फोर्स का वो हमारे पास क्या है, न्यूटन है। और न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का किसी भी बॉडी में जिस बॉडी का मास कितना है, 1 kg है। आप इस स्टेटमेंट को फॉर्मूला की मदद से याद रख सकते हैं कि हर एक का आपने यूनिट 1 पुट कर देना है। 1 न्यूटन is a force of a body. 1 Newton is a force applied on a body is equal to the mass of the body having 1 kg and acceleration 1 meter per second square। यानी कि 1 Newton is a force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, न्यूटन की डेफिनेशन आ जाएगी। Thus a force on 1 Newton can be expressed as 1 Newton equal to 1 kg into 1 meter per second square। 1 Newton इक्वल आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। Newton's third law of motion deals with the reaction of a body when a force acts on it। कि जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका एक रिएक्शन आएगा। इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नाम देते हैं। लेट ए बॉडी A exerts a force on another body B। The body B reacts against this force and exerts a force on the body A। कि अगर कोई बॉडी A एक्सर्ट करती है फोर्स बॉडी B पे तो इसके रिएक्शन के तौर पर बॉडी B भी क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी फोर्स बॉडी A पे। तो इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नाम देते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी A ऑन B इज द एक्शन फोर्स, whereas the force exerted by body B on A is called the reaction force। कि फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है बॉडी A बॉडी B पे उसको हम एक्शन का नाम देंगे, और जो बॉडी B बॉडी A पे फोर्स अप्लाई करेगी उसको रिएक्शन फोर्स का नाम देंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा जो इक्वल होंगे, यानी कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय a reaction force and the two forces must always be equal and opposite। इस लॉ के मुताबिक एक्शन क्या होगा, हमेशा उसके साथ एक रिएक्शन फोर्स होगी, यानी कि दो फोर्सेस होंगी जो सेम होंगी लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक बात आपने याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे होंगे। अब हम इनको एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कंसिडर ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल एज शोन इन फिगर। हमारे पास एक बुक टेबल पे लाई कर रही है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एक्शन। जो वेट है इस बुक का वो डाउनवर्ड है, ये हमारे पास क्या है, एक्शन है। द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस टेबल का रिएक्शन क्या होगा, बुक पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा।
जितने फोर्स से जितना वेट होगा इस बुक का डाउनवर्ड, इतनी ही रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होगी इस टेबल की वजह से। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, कंसीडर एन अदर एग्जांपल, टेक एन एयर फिल्ड बैलून एज शोन इन फिगर। एक एयर फिल्ड बैलून हमने लेना है, एक ऐसा बैलून जिसमें एयर मौजूद है, जिसमें एयर फिल की हुई है। व्हेन द बैलून इज सेट फ्री, जब बैलून को हम छोड़ते हैं, द एयर इनसाइड इट रशेस आउट एंड द बैलून मूव्स फॉरवर्ड। जब बैलून को छोड़ते हैं तो बैलून में से एयर बाहर आती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, बैलून मूव कर जाता है आगे की तरफ। इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन इज बाय द बैलून दैट पुशेस द एयर आउट ऑफ इट व्हेन सेट फ्री। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, एक्शन क्या है कि ये एयर जो है वो बैलून से बाहर आ रही है जब हम उसको बैलून को छोड़ते हैं। और रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन ऑफ एयर विच एस्केप्स आउट फ्रॉम द बैलून एक्ट्स ऑन द बैलून। तो जो रिएक्शन है वो कहाँ पे अप्लाई होगी, इस बैलून पे अप्लाई होगी। इस एयर ने तो एक्शन किया, ये तो मूव आउट कर गई बैलून से। रिएक्शन क्या हुआ कि बैलून मूव करेगा फॉरवर्ड। तो ये रिएक्शन किस वजह से हुआ, इस एक्शन की वजह से जो एयर बैलून से बाहर आ रही थी। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एयर जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलून मूव करेगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ए रॉकेट शोन इन फिगर। ये फिगर में एक रॉकेट दिखाया गया है। रॉकेट मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, यानी कि रॉकेट भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फुलफिल कर रहा होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन रॉकेट पे अप्लाई हो रहा होता है। व्हेन इट्स फ्यूल बर्न्स, हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट्स टेल विद ए वेरी हाई स्पीड। जब फ्यूल बर्न होता है तो क्या होता है कि हॉट गैसेस इस रॉकेट में से काफ़ी हाई स्पीड के साथ बाहर निकलती हैं, एस्केप करती हैं। The reaction of these gases on the rocket causes it to move opposite to the gases rushing out of its tail. तो ये जो गैसेस बाहर आ रही थी ये बेसिकली क्या है, एक्शन है। और इसका रिएक्शन क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में ये गैसेस बाहर आ रही हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये रॉकेट मूव करेगा। तो एक्शन गैस इसकी वजह से था और रिएक्शन के तौर पर ये जो रॉकेट है वो अपवर्ड मूव कर जाता है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने न्यूटन के जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया। इसके अलावा बाकी कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।